हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में और हमने देखा था बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है और साथ ही साथ हमने देखा कि बर्नौलीज इक्वेशन हमने कैसे डिराइव किया। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो तीनों का सम होता है वो कांस्टेंट होता है। ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता है। दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि प्रेशर के इक्वल होता है फ्लूइड के। हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर कहीं से भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हर पॉइंट पे इन तीनों का जो एडिशन होगा एक आइडियल फ्लूइड के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, हर जगह पे सेम होगा। अब देखो, अगर मान लो फ्लूइड में हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहते हैं तो हम लोग को पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर हम हैं और नीचे से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो अगर हाइट सेम है हर जगह पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका सेम होगा। तो अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो हर जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो ये भी एक कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। देन आपके का जो ये दो एडिशन है दिस वुड बी अ कांस्टेंट। अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हो और इन दोनों का एडिशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एडिशन कांस्टेंट होगा, हर जगह पे सेम होगा। अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहते हैं दिस कैन बी इग्नोर्ड, ये कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ सी, ऐसे केस में अगर सपोज करो जैसे फ्लूइड है वो यहां से हम यहां कहीं भी फ्लो कर रहा है और हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं यहां से यहां पर जाता हूं, अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इनकेस यहां से यहां तक जाने पर, तो वैसे ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसका एडिशन कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। इसका मतलब अगर कहीं भी यहां से यहां तक अगर मैं जाता हूं और मेरा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा ताकि इन दोनों का एडिशन जो है वो सेम रहे। जैसे अगर मैं लिखूं a प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा हमेशा, तो इसका मतलब अगर a बढ़ेगा तो b कम हो जाएगा, तभी इनका एडिशन कांस्टेंट रह पाएगा। या a कम होगा तो b बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर p बढ़ जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है कि स्पीड कम हो जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है उस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। समझ गए? प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम और प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज्यादा। ये भी एक तरीका है बर्नौलीज थ्योरम को समझने का। इस चीज को ध्यान में रखना कि फ्लूइड में जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होती है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होती है उस पॉइंट पे प्रेशर कम होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेंचुरीमीटर के बारे में, जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और हम अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो हमने जो बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था, बर्नौलीज इक्वेशन देखा था, उसका क्या एप्लीकेशन है ये हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे वेंचुरीमीटर। तो एक्चुअली में जब किसी फ्लूइड, किसी ट्यूब से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको फ्लूइड की वेलोसिटी चेक करनी है तो वेलोसिटी हम वेंचुरीमीटर की मदद से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये ट्यूब है जहाँ पे अलग अलग जगह पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है ट्यूब का, और यहाँ से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से वर्टिकल ट्यूब दिख रहा होगा और यहाँ पे एक वर्टिकल ट्यूब लगाया हुआ है ना। यहाँ तुम देखो तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये क्रॉस सेक्शन छोटा है। लेट्स से कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। ठीक है ना। हम लोग ने इसके पहले एक और चीज पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपको याद होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से a इंटू वी कॉन्स्टेंट होगा हमेशा। यहाँ पे a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और v वेलोसिटी है। एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मान लो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी जिससे वो फ्लो हो रहा है वो v1 है और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी अगर v2 है तो a1 की जगह पे वेलोसिटी v1 है तो a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा हर जगह पे, राइट।
ना इसके हिसाब से एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखो बर्नौलीज थ्योरम यूज़ करोगे तो प्रेशर ज़्यादा तो वेलोसिटी कम वहाँ होगा जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। देखो ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा। तो मान लो कहीं का एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, और बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से अगर वेलोसिटी कम है तो उस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, राइट। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड का जो लेवल होगा वो ज़्यादा ऊपर होगा, यहाँ प्रेशर कम है तो लिक्विड का लेवल नीचे होगा। तो मान के चलते हैं कि इसका जो हाइट है वो h2 है और इसका जो हाइट है वो h1 है, और हम जानते हैं कि प्रेशर लिक्विड कॉलम के हाइट से कैसे रिलेट करता है। प्रेशर P1 कैन बी रिटन एज रो जी h1 एंड प्रेशर P2 कैन बी रिटन एज रो जी h2। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो रो जी h1 रो जी h2 होता है, जहाँ पे रो लिक्विड की डेंसिटी है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ पे इनका जो लेवल का डिफरेंस है, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिफरेंस है ना लेवल में, इतना एक्चुअली में इस फ्लूइड में ज़्यादा है, या फिर ये जो कॉलम है वो इतना ज़्यादा है। तो दिस होल पार्ट इज नथिंग बट h2 माइनस h1, इतना गैप है दोनों के लेवल में। तो इस गैप h2 माइनस h1 को हम लोग h लिख देते हैं। h is the difference of level between these two liquid columns inside these tubes, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन पे आते हैं कि कैसे हम वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यहाँ से आप v2 का वैल्यू निकाल लो। सी a1 v1 इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इज इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ से आपको v2 का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज a1 अपॉन a2 इंटू v1। इसको बस यहाँ पे डब्बे में डाल दो। अब हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग इस पॉइंट पे यूज करेंगे और इस पॉइंट पे यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं पॉइंट P, इसको मान लेते हैं पॉइंट Q। देखो इस पॉइंट पे अगर बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, हमारा बर्नौलीज थ्योरम क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू, यहाँ का देखेंगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये इस पार्ट का। तो ये इसका एडिशन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन और यहाँ का ये इक्वेशन दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये बर्नौलीज थ्योरम। ना देखो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसका जो हाइट है ये हाइट हम 0 मान लेते हैं। तो h1 और h2 दोनों क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा और ये पार्ट यहाँ से भी हट जाएगा। तो इसका मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्योंकि हमने इस लेवल को 0 हाइट मान लिया है तो फिर दोनों साइड से h और h 0 डालोगे तो वो पार्ट हट जाएगा, वो टर्म हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा P1, ये P2 को यहाँ ले आओ तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये वहाँ चला जाएगा तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसको मैं पास में लिख देता हूँ, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 और P2 के वैल्यूज यहाँ से डालने, P1 रो जी H1, P2 रो जी H2। तो P1 का रो जी H1 माइनस P2 का रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, माइनस V1 स्क्वायर का जो वैल्यू है आप यहाँ से ले लो। एक सेकेंड, सॉरी V2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ले लो। तो V2 स्क्वायर का वैल्यू ये अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, एंड माइनस ये V1 स्क्वायर वैसे ही होगा।
तो हमने V2 का जो वैल्यू है वो यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखो रो और रो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में 2 को यहाँ पे ले आ जाओगे तो 2G कॉमन ले लोगे तो H1 माइनस H2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? 2 यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे G कॉमन ले लिया। अब देखो H1 माइनस H2 यहाँ पे हमने लिख रखा है, एक सेकेंड, ये H1 माइनस H2 होगा। H1 का हाइट ज़्यादा है, H2 का हाइट कम है ना, तो H1 माइनस H2 डिफरेंस जो आएगा H1 माइनस H2 है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के लेवल का उसको हमने H मान लिया, तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये होगा 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ से आपको V1 स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? अब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे आपको V1 का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट V1 विल बी इक्वल टू 2GH का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहां इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग को पता है, ठीक है। हाइट आपको क्लियरली दिख जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस H आपको पता चल जाएगा, G का वैल्यू हमको पता है। जब ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये कितने वेलोसिटी से यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है वो वेलोसिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग वेंचुरीमीटर से फ्लूइड का फ्लो का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, और ये जो है इसका पावर हाफ हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, इसका पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस लाए तो ये V1 इज इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन, अब देखो यहाँ पे देखो इस पार्ट को मैं कैसे लिख रहा हूं, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर आ जाएगा, राइट, सॉरी A2 स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये A2 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो A2 आएगा और ये A2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन बन जाएगा आपका A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में भी यहां पे लिख सकते हो। तो ये हमने अलग अलग फॉर्म में इसको बस रिप्रेजेंट किया है, बाकी आपका इक्वेशन यहीं पे आ गया था, ये या फिर ये इक्वेशन जिसको यूज किया जा सकता है वेंचुरीमीटर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर एज वेल। तो ये भी एक इक्वेशन है वेंचुरीमीटर का, और इससे आप ये स्पीड पता कर सकते हो। समझ गए? मान लो आपको V2 पता करना है, तो आप क्या करोगे, यहां से आप V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको फिर V2 का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर वेंचुरीमीटर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल की ही बात करेंगे, और उसमें हम लोग टॉरिचेलीज लॉ या फिर स्पीड ऑफ एफ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।